नमस्कार दोस्तों। 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका विषय विज्ञान कक्षा 6 के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 6 विषय विज्ञान के अध्याय 3 है ना, अध्याय 3 के प्रश्नों को जो है हल करने का हम प्रयास करेंगे। अध्याय 1 विज्ञान का अनूठा संसार, इसका वीडियो हम आपको उपलब्ध करवा चुके हैं। अध्याय 2 सजीव जगत में विविधता, इसका वीडियो भी हम आपको उपलब्ध करवा चुके हैं। यदि अभी तक आपने इस वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक दी गई है, वहां से आप उन्हें प्राप्त कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम अध्याय 3 उचित आहार स्वस्थ शरीर का आधार, इससे संबंधित 8th ग्रेड के प्रश्नों को हल करने का प्रयास करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं हम आज का वीडियो। अध्याय 3 उचित आहार स्वस्थ शरीर का आधार। इस अध्याय के अंतर्गत हम जो लर्निंग आउटकम्स सीखने वाले हैं वे हैं 605, 608, 610, 611 और 613 बहुविकल्पीय प्रश्न। पहला प्रश्न है सही विकल्प चुन करके लिखिए। अब देखिए यहां पर आपको जो है फल, पिज्जा, केक, आइसक्रीम, दूध, चॉकलेट, इसके चित्र दिए गए हैं और नीचे जो है एक प्रश्न दिया हुआ है, इनमें से किन किन खाद्य सामग्री को संतुलित आहार में शामिल होना महत्वपूर्ण है। ए ऑप्शन है इसके अंतर्गत पहला और पांचवा कहा गया है। अब पहले में क्या है, फल है ना, फल और दूध, ये पहला बताया गया है। अब दूसरे में क्या है, दूसरा और छठा, यानी दूसरे में क्या है, पिज्जा है और छठे में क्या आ रहा है, चॉकलेट आ रहा है। सी ऑप्शन है इसके अंतर्गत तीसरा और पहला, तीसरा यानी केक, पहला यानी फल, ठीक है। और ऑप्शन डी है इसके अंतर्गत आपको बता रहे हैं चौथा और तीसरा, चौथा है आइसक्रीम और तीसरा है केक। तो इसके आधार पर हमें सही उत्तर का चयन करना है कि संतुलित आहार के अंतर्गत हम किन किन खाद्य सामग्री को शामिल कर सकते हैं। तो इसका सही जो उत्तर है वह क्या होगा, ए पहला और पांचवा। पहला क्या है, फल है ना, और पांचवा क्या है, दूध। यानी संतुलित आहार में हम फल और दूध को शामिल कर सकते हैं। तो यहां पर सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, इसके अंतर्गत लिख देंगे पहला और पांचवा। दूसरा प्रश्न है, यदि कोई व्यक्ति अपने आहार में उन खाद्य पदार्थों को निकाल देता है जिनमें विटामिन सी अधिक होता है तो निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति निर्मित होगी। ए बेरी बेरी, बी गंडमाल यानी गाइटर, तीसरा है सूखा रोग और चौथा है डी स्कर्वी। देखिए हम जानते हैं कि विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है, स्कर्वी रोग होता है ना। यदि हम खाद्य पदार्थों से विटामिन सी निकाल देंगे तो उसकी कमी के कारण जो रोग होता है उसका नाम होता है स्कर्वी। यानी इस प्रश्न का सही उत्तर क्या जाएगा, विकल्प डी स्कर्वी। और यहां पर हम जो है इस प्रकार से लिख देंगे डी स्कर्वी। अगला प्रश्न है, सोहन वसा, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन से भरपूर आहार का सेवन करता है लेकिन पर्याप्त मात्रा में तरल पदार्थों को शामिल करने में अनदेखी करता है। यदि वह व्यक्ति ऐसे ही आहार का सेवन जारी रखता है तो शरीर पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है ए शरीर में तीव्र संवर्धन और विकास होगा, बी शरीर से सभी पोषक तत्व समाप्त हो जाएंगे, सी शरीर से पसीने और मूत्र का उत्सर्जन कम होगा, डी शरीर सेवन किए गए भोजन को आसानी से
बचा लेगा। तो इसके अंतर्गत सही उत्तर क्या हो जाएगा? वो होगा ऑप्शन सी, यानी शरीर से जो है पसीने और मूत्र का उत्सर्जन कम होगा, क्योंकि वह अपने जो खाद्य पदार्थों में तरल पदार्थों को शामिल नहीं कर रहा है। जब तरल पदार्थ शामिल नहीं करेंगे तो शरीर से जो है पसीने और मूत्र का उत्सर्जन कम होगा। तो यह ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। और यहां पर हम लिख देंगे शरीर से पसीने और मूत्र का उत्सर्जन कम होगा। ठीक है, ये जो है इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक छात्र ने केले में विद्यमान पोषक तत्वों का परीक्षण किया। उसने एक परख नली में केले का टुकड़ा रखा और पतले आयोडीन घोल की 2-3 बूंदें मिलाई। उसने नीला काला रंग बनते हुए देखा। इससे क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता है? ए, वसा की मौजूदगी, बी, प्रोटीन की मौजूदगी, सी, विटामिन की मौजूदगी, डी, कार्बोहाइड्रेट की मौजूदगी। तो देखिए छात्र ने क्या किया, जो केला था उसमें कौन कौन से पोषक तत्व विद्यमान है इसका हमने परीक्षण किया। इसके लिए इसने क्या किया कि परख नली में केले का एक टुकड़ा रखा और फिर जो पतला आयोडीन है उसकी 2-3 बूंदे डाली इसके अंदर, है ना, पतले आयोडीन घोल की 2-3 बूंदे डाली। अब डालने बाद क्या देखा कि इसमें नीला काला रंग बनते हुए देखा है। इससे क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं, यानी उस केले में किस पोषक तत्व की उपस्थिति दर्ज हो रही है। तो ये प्रयोग करने पर हम देखते हैं कि केले के अंदर जो है कार्बोहाइड्रेट की मौजूदगी है, इसलिए विकल्प डी जो है इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। और यहां पर हम लिख देंगे डी, कार्बोहाइड्रेट की मौजूदगी। ठीक है ना, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा कि केले में क्या है, कार्बोहाइड्रेट पोषक तत्व विद्यमान हैं, यानी उसकी मौजूदगी है। ये इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संजू बिस्किट, नूडल्स और ब्रेड का भोजन लेता है। उसे अक्सर पेट में दर्द और कब्ज की शिकायत रहती है। कब्ज से छुटकारा पाने के लिए उसे अपने आहार में क्या बदलाव करना चाहिए? ए, वसा युक्त आहार लेना चाहिए, बी, आहारीय रेशे यानी रुक्षांश जिसको कहते हैं फाइबर युक्त आहार लेना चाहिए, सी, खनिज लवण विटामिन से भरपूर आहार लेना चाहिए, डी, प्रोटीन युक्त आहार लेना चाहिए। तो देखिए बिस्किट, नूडल्स और ब्रेड का भोजन लेता है, इससे क्या होता है कि कब्जियत की शिकायत होती है ना, कब्जियत की शिकायत होती है। तो कब्जे से शिकायत से छुटकारा पाने के लिए उसे अपने आहार में रुक्षांश यानी फाइबर युक्त भोजन करना चाहिए। तो इस प्रश्न का सही उत्तर आ जाएगा विकल्प डी। और यहां पर हम लिख देंगे, है ना, आहारीय रेशे रुक्षांश युक्त आहार लेना चाहिए। तो यहां पर हम लिख देंगे आहारीय रेशे, यानी इसको कहते हैं हम रुक्षांश, है ना, और इंग्लिश में बोलते हैं फाइबर। ठीक है ना, तो फाइबर युक्त आहार लेना चाहिए ताकि जो है कब्जियत की शिकायत उसकी खत्म हो जाए। ठीक है, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अंधेरे और नमी वाले स्थानों पर उगने वाले छत्रक यानी मशरूम अच्छे स्रोत हैं। किसके अच्छे स्रोत हैं? ए,
कार्बोहाइड्रेट के, बी खनिज लवण के, सी प्रोटीन और डी विटामिन। तो जो अंधेरे और नमी वाले स्थान पर उगने वाले जो मशरूम होते हैं वे प्रोटीन के अच्छे स्रोत होते हैं। तो यहां पर इस प्रश्न का सही उत्तर आ जाएगा सी प्रोटीन, और यहां पर हम ले देंगे सी प्रोटीन। अगला प्रश्न है, गुजरात के कच्छ के छोटे रण में रहने वाली अगरिया जनजाति समुदाय की एक पारंपरिक प्रथा है। कौन सी प्रथा है? ए गन्ने की खेती, बी नमक की खेती, सी मछली पालन, डी कॉफी की खेती। तो देखिए इसमें सही उत्तर क्या आ जाएगा? विकल्प बी नमक की खेती। यहां पर ले देंगे बी नमक की खेती। अगला प्रश्न है, हमारे शरीर को रोगों से बचाने और हमें स्वस्थ रखने में अहम भूमिका निभाने वाले विटामिन और खनिज को सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं? ए ऊर्जावर्धक पोषक तत्व, बी शरीर वर्धक पोषक तत्व, सी सुरक्षात्मक पोषक तत्व और डी अनावश्यक तत्व। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो जाएगा विकल्प सी सुरक्षात्मक पोषक तत्व। यानी कि हमारे शरीर की जो है विभिन्न रोगों से सुरक्षा प्रदान करते हैं, इसलिए कहते हैं सुरक्षात्मक पोषक तत्व। ठीक है। अब अगला प्रश्न हमारा है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहां पर कुछ शब्द दिए गए हैं, इन शब्दों का उपयोग करते हुए हमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। तो पहला प्रश्न है इसका अंतर्गत वह यह है कि विटामिन और खनिज हमारे शरीर को मजबूत बनाते हैं और वे हमें खालिस्तान से बचाते हैं और स्वस्थ रखते हैं। तो विटामिन और खनिज जो है हमारे शरीर को स्वस्थ बनाते हैं और वे हमें किससे बचाते हैं? तो वे हमें बचाते हैं संक्रमण से। तो यहां पर हम ले देंगे संक्रमण। ठीक है, खालिस्तान में ले देंगे हम, संक्रमण से बचाते हैं और हमें वे स्वस्थ रखते हैं। दूसरा है, अलसी के बीज और कद्दू के बीज किस विटामिन के स्रोत हैं? ये हैं विटामिन B1 के स्रोत हैं। किसके स्रोत हैं ये? विटामिन B1। ठीक है। अगला खालिस्तान है, जंक फूड अस्वास्थ्यप्रद होते हैं क्योंकि उनमें शर्करा और खालिस्तान की मात्रा अधिक होती है। जिसमें जो जंक फूड होते हैं ये हमें नहीं खाना चाहिए। ये स्वास्थ्य के लिए क्या होता है? मतलब लाभप्रद नहीं है, क्योंकि इनमें शर्करा यानी शक्कर और वसा की मात्रा अधिक होती है ना। यहाँ क्या जाएगा? वसा की मात्रा अधिक होती है। चौथा है, खालिस्तान उचित मात्रा में सभी अनिवार्य पोषक तत्व प्रदान करता है। कौन करता है? संतुलित आहार। यानी संतुलित आहार जो है वह उचित मात्रा में सभी पोषक तत्व प्रदान करता है। तो यह खालिस्तान में ले देंगे संतुलित आहार। ठीक है, संतुलित आहार। पांचवा, मंड की उपस्थिति के परीक्षण में तनु खालिस्तान का उपयोग किया जाता है। तो मंड यानी क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट, है ना। और कार्बोहाइड्रेट की उपस्थिति का परीक्षण करने के लिए तनु आयोडीन का उपयोग किया जाता है। तनु मतलब क्या होता है? पतला जो आयोडीन होता है उसे हम बोलते हैं तनु आयोडीन, और जो थोड़ा तगड़ा रहता है उसे कहते हैं सरंद्र। ठीक है, तो यहाँ पर जो है तनु आयोडीन का उपयोग किया जाता है। छठा है, सूरज की रोशनी के संपर्क में आने पर हमारे शरीर में प्राकृतिक रूप से
कौन सा विटामिन बनता है? तो देखिए, सूरज की रोशनी में जैसे संपर्क आते हैं तो हमारे शरीर में प्राकृतिक रूप से विटामिन डी बनता है। कौन सा विटामिन बनेगा? विटामिन डी। 7वां खालिस्तान है, गर्दन के अगले भाग में सूजन किस रोग का लक्षण है? तो गर्दन के अगले भाग में सूजन जो है ये घेंगा रोग का लक्षण है, जिसे कहते हैं गाइटर। ठीक है, और ये आयोडीन की कमी से होता है। 8वां खालिस्तान है, किसी खाद्य पदार्थ द्वारा उसके खालिस्तान के स्थान से खालिस्तान तक तय की गई कुल दूरी को उसका खाद्य मील कहते हैं। तो यहां पर क्या आ जाएगा? किसी खाद्य पदार्थ द्वारा उसके उत्पादन के स्थान से, यानी जहां उसका उत्पादन होता है, तो उत्पादन के स्थान से उपभोक्ता, यानी जो उसका उपभोग करता है वहां तक, है ना, तो उपभोक्ता तक तय की गई दूरी है को उसका खाद्य मील कहा जाता है। ठीक है, चलिए अब हम बारी आती है लघु उत्तरीय प्रश्न। यार देखना, ये मैथ के क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं हो रहे हैं, समझ नहीं आ रहा क्या करूं। अरे भाई, तुझे परेशान होने की जरूरत नहीं है। तू YouTube पर सक्सेस स्टडी बालोदा चैनल को सर्च कर। इस चैनल पर मैथ, साइंस, इंग्लिश आदि के साथ ही NMMS परीक्षा, नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा, ओलंपियाड सहित विभिन्न कंपटीशन परीक्षाओं की तैयारी हेतु मॉक टेस्ट, मॉडल पेपर आदि उपलब्ध करवाते हैं। चैनल 1, जानकारी अनेक। अधिक जानकारी के लिए सक्सेस स्टडी बालोदा को विजिट करें। इसके अंतर्गत पहला प्रश्न है, समय के साथ पाक यानी भोजन पकाने की पद्धतियों में क्या परिवर्तन हुए, उसे अपने विचारों में व्यक्त करें। उत्तर है, वर्तमान में आधुनिक उपकरणों और तकनीकों ने खाना बनाना आसान बना दिया है, लेकिन पोषक तत्वों की हानि भी अधिक होती है। इसलिए हमें परंपरागत और संतुलित भोजन की ओर ध्यान देना चाहिए। प्रश्न क्रमांक 4 है, रेणु की दादी को मल त्यागने में कठिनाई होती है, तो डॉक्टर द्वारा उन्हें किस प्रकार के आहार लेने की सलाह दी होगी? उत्तर है, डॉक्टर उन्हें रेशे यानी फाइबर युक्त हरी सब्जियां, सलाद, फल, साबुत अनाज आदि आहार लेने की सलाह दी होगी। प्रश्न 5 है, जंक फूड में उच्च शर्करा और वसा की मात्रा के कारण उच्च कैलोरी युक्त होते हुए भी इसे अस्वास्थ्यप्रद कहा गया है, क्यों? उत्तर है, जंक फूड में केवल ऊर्जा होती है, लेकिन पोषक तत्व जैसे विटामिन, प्रोटीन और खनिज बहुत कम मात्रा में होते हैं। यह मोटापा, मधुमेह और अन्य बीमारियां बढ़ाने का कारण बनता है, इसलिए इसे अस्वास्थ्यकर माना जाता है। अगला प्रश्न है, विभिन्न शारीरिक गतिविधियां करने हेतु ऊर्जा प्रदान करने वाले पोषक तत्व कौन से हैं? उन्हें किस नाम से जाना जाता है? कोई 2 उदाहरण दीजिए। उत्तर है, ऊर्जा प्रदान करने वाले पोषक तत्व कार्बोहाइड्रेट और वसा हैं। इन्हें ऊर्जा उत्पादक पोषक तत्व कहा जाता है। उदाहरण के लिए चावल, तेल, घी आदि। प्रश्न 7 है, शरीर की वृद्धि और मरम्मत के लिए किस पोषक तत्व की मुख्य भूमिका है और इसे किस उपनाम से जाना जाता है? इसके कोई 2 जंतु स्रोत के नाम लिखिए। उत्तर, शरीर की वृद्धि और मरम्मत के लिए प्रोटीन की मुख्य भूमिका होती है। इसे शरीर निर्माण पोषक तत्व कहते हैं। इसके स्रोत क्या हैं? दालें और दूध। जितनी प्रकार की दालें होती हैं
है ना, उन सब में जो है प्रोटीन पाया जाता है। अगला प्रश्न जो है, हमारी अस्थियों यानी हड्डियों और दांतों को मजबूत बनाए रखने में किस खनिज तत्व की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, और इस खनिज तत्व के कोई दो स्रोत लिखिए। उत्तर है कैल्शियम हमारी हड्डियों और दांतों को मजबूत बनाने में मदद करता है, और इसके स्रोत क्या हैं? दूध और पनीर। प्रश्न 9, भारत सरकार की कौन सी एजेंसी खाद्य गुणवत्ता को नियंत्रित करती हैं और क्यों? उत्तर है भारत सरकार की FSSAI यानी भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण एजेंसी है। यह खाद्य गुणवत्ता को नियंत्रित करती हैं ताकि उपभोक्ताओं को सुरक्षित, पोषक और शुद्ध भोजन मिल सके। अब प्रश्न आते हैं लघु उत्तरीय, और इसके अंतर्गत प्रश्न क्रमांक 10 है कदन्न यानी मिलेट, है ना। मिलेट मतलब मोटा जो अनाज होता है, इसमें मक्का, ज्वार, बाजरा आदि रखे जाते हैं, रागी भी रखी जाती है। तो कदन्न मिलेट को एक स्वास्थ्यप्रद आहार क्यों माना जाता है? क्या केवल कदन्न खाने से शरीर की पोषण संबंधी सभी आवश्यकताएं पूरी हो सकती हैं? उत्तर है ये पाचन में आसान होते हैं। कौन? जो मोटा अनाज होता है, ये पचने में आसान होता है और शरीर को ऊर्जा भी प्रदान करते हैं। लेकिन केवल कंदन खाकर शरीर की सभी पोषण आवश्यकताएं पूरी नहीं की जा सकती। एक संतुलित आहार जिसमें सब्जियां, फल, दालें, दूध आदि भी शामिल हो, वही संपूर्ण पोषण प्रदान करता है। प्रश्न 11, प्रयोगशाला में आयोडीन का प्रयोग करते समय आयोडीन की कुछ बूंद रानी के मोजे पर तथा शिक्षिका के कॉटन दुपट्टे पर गिरी। दुपट्टे पर आयोडीन की बूंदें नीली काली हो गई, जबकि मोजे पर गिरी बूंदों का रंग नहीं बदला। इसका संभावित कारण क्या हो सकता है? इसका उत्तर है शिक्षिका का दुपट्टा कॉटन यानी कपास से बना था, जिसमें स्टार्च की उपस्थिति थी, इसलिए रंग बदल गया। वहीं रानी का मोजा शायद सिंथेटिक फाइबर से बना था, जिसमें स्टार्च नहीं था, इसलिए आयोडीन की बूंदों से कोई रंग नहीं बदला या कोई रंग नहीं बना। ठीक है। अगला प्रश्न है प्रयोगशाला में परीक्षण के दौरान क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए? सूचीबद्ध करें। देखिए, प्रयोगशाला में परीक्षण के दौरान कई सावधानियां रखनी पड़ती हैं, और प्रयोगशाला परीक्षण सिर्फ हमारे शिक्षक के मार्गदर्शन में ही करना चाहिए, और उनके दिए गए निर्देशों का अक्षरशः पालन करना चाहिए, क्योंकि वहां पर कई प्रकार के जो है एसिड्स होते हैं, है ना, और भी कई प्रकार के पदार्थ होते हैं जो आपके शरीर को नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो अपने शिक्षक की उपस्थिति में और उनके मार्गदर्शन में ही परीक्षण कार्य करना चाहिए। तो क्या क्या सावधानी है? पहली सावधानी यह है कि रसायनों का प्रयोग सावधानी से करें। दूसरा, प्रयोग करते समय दस्ताने पहने। तीसरा, प्रयोगशाला उपकरणों को सही ढंग से उपयोग करें। चौथी सावधानी यह है कि रसायनों को नाक या मुंह के पास न लाएं, उन्हें सूंघने का प्रयास न करें और नहीं चखने का प्रयास करें। पांचवी सावधानी यह है कि प्रयोग के बाद हाथ धोना अनिवार्य है ना, साबुन से हाथ जरूर धोने चाहिए, और जो भी सुरक्षा मानक है, निर्देश हैं, उनका पालन करना चाहिए। प्रश्न 13,
बच्चों के स्वास्थ्य और पोषण को बेहतर बनाने में कोलुथुर गोपालन ने क्या भूमिका निभाई, जो वर्तमान भारत सरकार की चरित्र योजना बनी, उसका नाम भी लिखिए। उत्तर है कोलुथुर गोपालन ने भारत में बच्चों के पोषण और स्वास्थ्य में सुधार लाने हेतु वैज्ञानिक अनुसंधान किया। उनके कार्य के आधार पर भारत सरकार ने मिड डे मील योजना यानी मध्याह्न भोजन योजना की शुरुआत की, जिससे स्कूल जाने वाले बच्चों को पोषण युक्त भोजन उपलब्ध कराया जाता है। प्रश्न क्रमांक 14, ध्रुवीय भालू शीत निष्क्रियता के समय बिना खाए जीवित रहता है, कैसे? उत्तर है ध्रुवीय भालू शीत निष्क्रियता यानी हाइबरनेशन के दौरान अपने शरीर में पहले से संचित वसा का उपयोग ऊर्जा के रूप में करता है। वह अपनी चयापचय क्रिया को धीमा कर लेता है, जिससे ऊर्जा की खपत कम होती है और वह बिना खाए लंबे समय तक जीवित रह सकता है। प्रश्न क्रमांक 15, निम्नलिखित खनिज एवं विटामिन के कार्य, स्रोत तथा उनकी कमी से होने वाले अभावजन्य रोग एवं उनके लक्षणों को तालिकाबद्ध कीजिए। अब यहाँ पर एक तालिका दी गई है ना। पहला जो कॉलम है इसमें क्रमांक है, दूसरे कॉलम के अंतर्गत भोजन के घटक दिए गए हैं जिसमें विटामिन या खनिज के नाम है, तीसरा कॉलम है उनके कार्य का, चौथा स्रोत कहाँ से प्राप्त होते हैं और उनकी कमी से कौन सा रोग होता है, इन्हें अभाव जन्य रोग या विकार, और उसके बाद में आता है लक्षण। तो देखिए भोजन का पहला घटक है यहाँ पर दिया हुआ, वो यह है विटामिन B1। इसका कार्य क्या है? तंत्रिका तंत्र का संचालन करना। अब विटामिन B1 प्राप्त कहाँ से होता है? तो इसका सोर्स है अनाज, दालें और मांस। अब इसकी कमी से कौन सा रोग होगा? तो विटामिन B की कमी से होता है बेरी रोग, है ना। अब इस रोग के लक्षण क्या हैं? तो मांसपेशियां कमजोर हो जाती है और थकान महसूस होती है, ठीक है ना। अब अगला जो भोजन का घटक है वह है विटामिन, ठीक है। इसका कार्य है रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना और घाव भरना। अब इसका सोर्स क्या है? खट्टे फल हैं जैसे संतरा, है ना, आंवला आदि। इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन C की कमी से होता है स्कर्वी रोग, ठीक है ना। इसके लक्षण क्या है? मसूड़े से खून आना, है ना, मसूड़े फूल जाना और थकान इससे महसूस होती है। अगला भोजन का घटक है वह है आयरन, है ना, लोह तत्व। इसका कार्य क्या है? हीमोग्लोबिन बनाना, है ना। इसका कार्य क्या है? हीमोग्लोबिन बनाना। अब इसका सोर्स क्या है? हरी पत्तियां, दाल सब्जियां होती वो हरी सब्जियां हैं, गुड़ है, दाल है, और इनमें से सबसे सस्ती और उपलब्ध चीज है पालक, है ना। उसके अंतर्गत आयरन काफी होता है। अब आयरन की जो कमी होती है उसके कारण एनीमिया रोग होता है। कौन सा रोग होता है? एनीमिया, खून की कमी हो जाती है। अब खून की कमी होने के कारण थकान महसूस होती है ना, कमजोरी महसूस होती है, जिसके कारण चक्कर आना शुरू हो जाते हैं, है ना, और आदमी चलते चलते या बैठे बैठे भी गिर सकता है। अगला प्रश्न है, किसी खाद्य पदार्थ को कागज में लपेटने पर कागज पर तैलीय धब्बा बन जाता है। यह तैलीय धब्बा किसकी उपस्थिति दर्शाता है? इस धब्बे से होकर आने वाला प्रकाश कैसा दिखाई देगा? उत्तर है, यदि किसी खाद्य पदार्थ को कागज में लपेटने पर कागज पर तैलीय धब्बा बन जाता है तो यह उस खाद्य में वसा की उपस्थिति दर्शाता है, ठीक है। वसा यानी फैट। यह धब्बा पारदर्शी प्रतीत होता है और इसके पार प्रकाश हल्का चमकीला दिखाई देता है।
है ना, हल्का चमकीला दिखाई देता है, यानी पारभासी। प्रश्न क्रमांक 17, शरीर की समुचित वृद्धि एवं विकास के लिए आवश्यक आहार में क्या क्या सम्मिलित है और इस आहार को क्या कहते हैं? उत्तर है, शरीर की समुचित वृद्धि एवं विकास के लिए आवश्यक आहार में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज, जल और रेशा शामिल होते हैं। ऐसे संतुलित आहार को ऐसे आहार को संतुलित आहार कहा जाता है ना? ऐसे आहार को क्या बोलेंगे? संतुलित आहार बोलेंगे। ठीक है, अब अगला जो प्रश्न है, खुशहाल व सुखी जीवन जीने के लिए अच्छा स्वास्थ्य अनिवार्य है। इस कथन की पुष्टि अपने शब्दों में कीजिए। ठीक है, उत्तर है, खुशहाल व खुशी जीवन जीने के लिए अच्छा स्वास्थ्य अनिवार्य है। यह कथन पूर्णतया सत्य है। यदि शरीर स्वस्थ है तो मन भी प्रसन्न रहेगा, जिससे पढ़ाई, खेलकूद और कार्य क्षमता में वृद्धि होगी। अस्वस्थ शरीर न तो कार्य कर सकता है और न ही किसी प्रकार के सुख का अनुभव कर सकता है। अब हम बात करते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों की। इसके अंतर्गत पहला प्रश्न है, खेत से भोजन हमारी थाली तक कैसे पहुंचता है? इस प्रक्रिया के क्या चरण हैं? खाद्य मिल को कम करना क्यों महत्वपूर्ण है? इसका उत्तर यह है कि खेत से भोजन हमारी थाली तक कई चरणों में पहुंचता है। पहला क्या है? कृषि। अब इसके अंतर्गत कृषि में क्या करते हैं? खेत तैयार करते हैं, फिर बीज बोते हैं, खाद डालते हैं, सिंचाई करते हैं और फसल को उगाते हैं। उसके बाद में फसल की कटाई और उसका भंडारण किया जाता है, फसल काट कर उसका संग्रह करना। तत्पश्चात परिवहन, यानी उस फसल को जो है उत्पाद को मंडी या कारखानों तक लाना। फिर होता है प्रोसेसिंग, यानी उसका प्रसंस्करण होता है, अनाज साफ करना, फिर उसका आटा बनाना, पैकिंग करना आटे का, और फिर विपणन, यानी दुकानों पर वह बेचा जाता है। इसके बाद में दुकान से हम आटा खरीद लाते हैं और खाना बनाते हैं। अंत में घर में खाना पककर तैयार होता है और हमारे खाने के लिए परोसा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, स्वाति को रोशनी में देखने में कठिनाई हो रही थी। चिकित्सक यानी डॉक्टर ने उसकी दृष्टि का परीक्षण किया और एक विशेष विटामिन पूरक यानी सप्लीमेंट लेने की सलाह दी। उन्होंने उसे अपने आहार में कुछ खाद्य पदार्थों को सम्मिलित करने की भी सलाह दी। अब इसके अंतर्गत इसका उप प्रश्न है क वाला, वह यह है कि वह किस अभावजन्य रोग से पीड़ित है? उत्तर आ जाएगा कि वह रतौंधी यानी नाइट ब्लाइंडनेस नामक जो बीमारी है उससे पीड़ित है। ख वाला, उसके आहार में किस खाद्य घटक की कमी हो सकती है? तो उसके आहार में विटामिन ए की कमी हो सकती है, क्योंकि विटामिन ए की कमी का कारण रतौंधी रोग होता है। ग वाला प्रश्न है, कुछ खाद्य पदार्थों का सुझाव दें जिन्हें इस समस्या को दूर करने के लिए उसे अपने आहार में सम्मिलित करना चाहिए। तो उत्तर हैं गाजर, पपीता, आम और हरी पत्तेदार सब्जियां। ठीक है ना, जैसे पालक, मेथी आदि। प्रश्न क्रमांक 21, सूरज के पैर की हड्डी टूट गई। उसके चिकित्सक ने हड्डियों को सीधा यानी संरेखित किया और प्लास्टर लगा दिया। चिकित्सक ने उसे कैल्शियम की गोली भी दी। जब दूसरी बार दिखाने गया तब गोली के साथ विटामिन डी युक्त सिरप भी पीने के लिए दिया। अब इसके आधार पर नीचे जो प्रश्न दिए हैं उनके उत्तर देना है। क वाला प्रश्न है, चिकित्सक ने सूरज को कैल्शियम की गोली क्यों दी? उत्तर है, चिकित्सक ने सूरज को कैल्शियम की गोली इसलिए दी क्योंकि उसके शरीर में कैल्शियम की कमी थी, जिससे
उसकी हड्डियां कमजोर हो रही थी। ख, दूसरी बार देखने पर चिकित्सक ने उसे कैल्शियम की गोली के साथ साथ विटामिन डी युक्त सिरप भी दिया। क्यों क्यों दिया? उसका उत्तर है कैल्शियम के अच्छे अवशोषण के लिए शरीर में विटामिन डी की आवश्यकता होती है। इसलिए चिकित्सक ने सूरज को विटामिन डी युक्त सिरप भी दिया ताकि कैल्शियम सही से हड्डियों में जमा हो सके। ग, चिकित्सक द्वारा दी जाने वाली दवाओं के चयन के बारे में आपके मन में क्या सवाल उठता है? उत्तर, मेरे मन में यह सवाल उठता है कि क्या सभी दवाइयां बिना किसी साइड इफेक्ट के होती हैं और क्या डॉक्टर दवा देने से पहले हर मरीज की जरूरत और स्थिति का ध्यान रखते हैं? अगला जो प्रश्न है, आपको निम्नलिखित पदार्थ उपलब्ध कराए जाते हैं। क, ताजे फल। ख, अंकुरित अनाज। ग, पिज्जा बर्गर। घ, इडली सांभर। य, चिप्स कुरकुरे। पोषण की दृष्टि से आप किसे लेना पसंद करेंगे और क्यों? किसे पसंद नहीं करेंगे और क्यों, है ना? इसमें दो बातें हैं। यदि पसंद करते हैं तो क्यों करते हैं, और पसंद नहीं करते हैं तो क्यों नहीं करते हैं। तो देखिए, मैं पोषण की दृष्टि से ताजे फल, अंकुरित अनाज और इडली सांभर लेना पसंद करूंगा। क्यों करूंगा? क्योंकि ये सभी पौष्टिक होते हैं। इनमें विटामिन, प्रोटीन, फाइबर और खनिज तत्व होते हैं जो हमारे शरीर को स्वस्थ रखते हैं। अब मैं पिज्जा, बर्गर और चिप्स, कुरकुरे लेना पसंद नहीं करूंगा। क्यों नहीं करूंगा? क्योंकि इनमें वसा और नमक की मात्रा अधिक होती है जो शरीर के लिए हानिकारक हो सकती है। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्न के कारण दीजिए। अ, मैराथन धावक दौड़ के समय और उसके पश्चात ग्लूकोज युक्त पानी क्यों पीता है? उत्तर, मैराथन धावक दौड़ के दौरान बहुत ऊर्जा खर्च करता है। ग्लूकोज युक्त पानी पीने से शरीर को तुरंत ऊर्जा मिलती है और थकावट कम होती है। ख, सर्दियों में पारंपरिक आहार के रूप में घी और मेवे से भरपूर लड्डू क्यों पसंद करते हैं? उत्तर, सर्दियों में शरीर को अधिक ऊर्जा और गर्मी की आवश्यकता होती है। घी और मेवे से भरपूर लड्डू ऊर्जा देने के साथ साथ शरीर को गर्म भी रखते हैं, इसलिए लोग इन्हें सर्दियों में पसंद करते हैं। अब आता है आपका परियोजना कार्य यानी प्रोजेक्ट वर्क। इसके अंतर्गत पहला प्रोजेक्ट है कि आपके द्वारा साप्ताहिक उपभोग की जाने वाली खाद्य सामग्री की सूची तैयार कीजिए एवं उसमें उपस्थित पोषक तत्वों का विवरण दीजिए। क्रमांक और दिवस है। उसके बाद उपभोग में की जाने वाली खाद्य सामग्री और फिर बताना है उपस्थित पोषक तत्व। सोमवार को उपभोग की जाने वाली खाद्य सामग्री है पराठा, दही, दाल चावल और फल। इसमें कौन कौन से पोषक तत्व उपस्थित होते हैं? तो इनमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन आदि जो है पोषक तत्व उपस्थित रहते हैं। मंगलवार को उपभोग की जाने वाली खाद्य सामग्री है रोटी, पालक, पनीर, चावल, सलाद। इनके अंतर्गत उपस्थित पोषक तत्व होते हैं आयरन, कैल्शियम, प्रोटीन और विटामिन ए। बुधवार को पोहा, अंडा, दाल, सब्जी, केला और इनमें उपस्थित पोषक तत्व प्रोटीन, फाइबर, विटामिन बी, आयरन आदि। गुरुवार को उपमा, दही, रोटी, सब्जी, सैब। उपस्थित पोषक तत्व कार्बोहाइड्रेट, कैल्शियम, फाइबर, विटामिन सी। शुक्रवार इडली, सांभर, खिचड़ी, दही। उपस्थित पोषक तत्व है प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट। शनिवार के दिन
उपभोग की जाने वाली खाद्य सामग्री है पराठा, आम, राजमा चावल, सलाद। इनमें उपस्थित पोषक तत्व हैं आयरन, प्रोटीन, फाइबर और विटामिन ए। इसके बाद में प्रोजेक्ट नंबर 2, आपके द्वारा खाए जाने वाले कुछ डिब्बा बंद खाद्य पदार्थ एवं पैकेट युक्त खाद्य पदार्थों का अवलोकन कर उनके ऊपर लिखी गई पोषण संबंधी जानकारी को तालिकाबद्ध कीजिए। अब देखिए, डिब्बा बंद यानी पैकेट युक्त जो खाद्य पदार्थ हैं उनके नाम है आलू की चिप्स। इसमें ऊर्जा अधिक होती है, वसा अधिक होती है, कार्बोहाइड्रेट अधिक होता है, प्रोटीन कम होता है और आहारी रेशे यानी उच्छांश फाइबर की मात्रा इसमें नहीं होती है और नमक भी इसमें रहता है। बिस्किट में ऊर्जा मध्यम होती है, वसा मध्यम होती है, कार्बोहाइड्रेट अधिक होता है, प्रोटीन कम होता है और रेशे थोड़ी बहुत मात्रा में होते हैं और इसमें शक्कर भी होती है। इंस्टेंट नूडल्स होते हैं, इनमें ऊर्जा अधिक होती है, वसा अधिक होती है, कार्बोहाइड्रेट अधिक होता है लेकिन प्रोटीन कम होता है, रुचांश बिल्कुल नहीं होते हैं, है ना, और इनमें मसाला भी रहता है। जूस जो पैकेट बंद होते हैं उनमें ऊर्जा मध्यम है, वसा बिल्कुल नहीं है, कार्बोहाइड्रेट अधिक होता है, प्रोटीन नहीं होता है और उच्छांश नहीं होते हैं और शक्कर की मात्रा उसमें अधिक रहती है। चॉकलेट के अंतर्गत भी ऊर्जा और वसा अधिक होती है, कार्बोहाइड्रेट कम होता है, प्रोटीन कम होता है, उच्छांश बिल्कुल नहीं होता है और इसके अंदर भी चीनी यानी शक्कर की मात्रा रहती है। अब प्रोजेक्ट 3, ठीक है, उन जंक फूड की सूची बनाएं जिन्हें आप प्रायः खाते हैं। अपने मित्रों से भी ऐसी सूची बनाने के लिए कहें। इन सूचियों के आधार पर अपने प्रधान अध्यापक को एक पत्र लिखकर स्कूल परिसर में जंक फूड पर प्रतिबंध लगाने का अनुरोध करें तथा स्वस्थ विकल्प सुझाएं। देखिए, जो जंक फूड है वे स्वास्थ्य के लिए मतलब हानिप्रद होते हैं, स्वास्थ्यकर होते हैं, जैसे बर्गर, चिप्स, कोल्ड ड्रिंक्स, फ्रेंच फ्राइज, पिज्जा, चॉकलेट, बिस्किट, है ना। अब स्वास्थ्यवर्धक विकल्प क्या हो सकता है? हेल्दी, सब्जियों से भरा घर का सैंडविच, भुने हुए चने या मूंगफली, नींबू पानी, नारियल पानी, उबले हुए आलू या पैक्ड आलू टिक्की, रोटी, पिज्जा, सब्जियों के साथ खजूर, किशमिश, गुड़, घर का बना हुआ दलिया और फल। ठीक है दोस्तों, तो आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।